Hello students and welcome back. Today we are going to do Constitution 1, a very important topic from that is the salient features of the Constitution. ये जो क्वेश्चन है ये आपके हर एक लॉ के एग्ज़ाम में जहाँ पे ये टॉपिक इंक्लूडेड है आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आएगा, प्लस ये क्लास 12th की लीगल स्टडीज़ का भी पार्ट है. सो लेट्स क्विकली बिगिन. The salient features of the Constitution, there are so many, आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने एक बार याद कर लिया तो आप ये वीडियो देखिए, बार बार देखिए. It will be easy for you to go through them. It will be easy for you to remember them. सबसे पहले it's a written constitution, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा हुआ है, कुछ वर्बल नहीं है. It is written constitution. It is the longest एंड दी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये दुनिया में सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इंक्लूड्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कवर्स सोवेरेनिटी ऑफ पीपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन है. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्सचर ऑफ रिजिड और फ्लेक्सिबल, यानी कि इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस आप नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन काफ़ी आराम से आप चेंजेस भी कर सकते हैं. इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है. ये मेंशन करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस पे किसी और का कंट्रोल नहीं होता. सेक्युलर स्टेट के बारे में बताता है, एडल्ट सफरेज के बारे में बताता है, और सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करता है और बताता है. हम एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में अब पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. लेट्स क्विकली बिगिन द फर्स्ट, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द कंट्री. जैसे कि आप समझ लो कि बाइबल है ये हमारी कंट्री के लिए. इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. हमारी कंट्री का ये सबसे सुप्रीम लॉ है. Because of that, it is a written document. Indian Constitution is a controlled constitution. क्योंकि लिखा हुआ है तो कुछ भी आप उसके अलावा नहीं कर सकते हैं. That is why it is also a controlled constitution. Firstly, it provides for a limited government. The 7 powers are divided amongst the 3 organs of government, that is executive, legislature and the judiciary. तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 organs of government हमारे क्या क्या हैं? Executive, legislature and judiciary. Powers of each organ are defined by the constitution. हर एक organ की powers defined हैं, and no one can go beyond its own powers. यानी कि executive जो है वो अपनी पावर से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जुडिशरी अपनी पावर से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, और लेजिस्लेचर अपनी पावर से कुछ और नहीं कर सकता, और encroach upon those belonging to other organs. तो अगर मान लीजिए जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का, वो किसी केस में इंटरफेयर करना चाहे तो वो नहीं कर सकती. जज की बात जज कर सकता है, एग्जीक्यूटिव वाले लोग नहीं कर सकते. सेकेंडली, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल लॉ अकॉर्डिंग टू विच द वैलिडिटी ऑफ लॉज enacted by the legislator is determined. A law enacted by the legislator can't violate any provision of the constitution. In India, the parliament cannot be sovereign legislature, but the supremacy lies with the constitution of India. जब तक आप constitution of India को amend नहीं करेंगे, कुछ भी आप change नहीं कर सकते हैं. That is the supreme law of land. Thirdly, the constitution of India confers powers on the organs of the government and also imposes limits on the powers to be exercised by them. यानी कि वो पावर्स भी प्रोवाइड करता है अपने एग्जीक्यूटिव्स को, लेजिस्लेचर्स को और जुडिशरी को, लेकिन उसको एक लिमिट भी देता है कि आपकी हद है, आप इससे आगे कुछ और नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो फीचर है वो है लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया में ये सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. जब ये शुरू हुआ था, व्हेन इट वाज कमेंस, इसमें 395 आर्टिकल थे, 395.
which were divided into 22 parts and 8 schedules. After the Constitution 94th Amendment Act 2006, the Constitution now consists of 447 articles divided into 24 parts and 12 schedules. तो सोचिए कितने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा है, और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. क्यों है? पहली बात, इट हैज़ बोरोड फ्रॉम ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन देयर बेस्ट फीचर्स. तो इसने कहीं से अमेरिका से कुछ उठाया, कहीं यूके से कुछ उठाया, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो उन सबकी बेस्ट चीज़ें थी उठा के अपने में इंक्लूड कर ली. The framers of Constitution gained experience from the known Constitution of the world. It had adopted the fundamental rights from American Constitution. जो fundamental rights हैं वो American Constitution से लिए. Directive principles of state policies were taken from Irish Constitution. Parliamentary form of government and cabinet system from the British Constitution. तो सबका मिक्सचर बनाया तो obviously ज़्यादा कंटेंट हो गया. That is why it is one of the reason it is lengthiest. The Indian Constitution lays down the organization and structure not only of the central government but also of the states. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये स्टेट्स के लिए भी है. इसके अंदर सब कुछ स्ट्रक्चर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा होना चाहिए, स्टेट का कैसा होना चाहिए, किसकी कितनी पावर्स होनी चाहिए, वो सब लिखा हुआ है. To ensure that the future India is to be based on the concept of social welfare state, the framers included the Constitution Part 4 titled as Directive Principles of State Policy. The Constitution of India contains a long list of fundamental rights. इतने सारे fundamental rights listed हैं उन अपने देशवासियों के लिए उसके अंदर, इसलिए इसका कंटेंट भी बड़ा हो गया है. 42nd Amendment of the Constitution has added a new chapter which is dealing with fundamental duties of the citizen. तो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ 2006 में आई थिंक, तो उसमें नहीं, नॉट 2006, जो अमेंडमेंट जो आया है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो हैं वो सिटीजन्स की उसके अंदर लिखी गई हैं. तो ये बढ़ता ही जा रहा है. इट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, गवर्नमेंट सर्विसेज, इलेक्टोरल मशीनरी एट्सेट्रा. इसके अंदर कि आप इंडिया के सिटीजन कैसे हैं, कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज क्या क्या हैं, और इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, क्या मशीनरी होनी चाहिए, वो सब भी इसमें मेंशन्ड है. सो ये सब रीज़न है व्हाई दिस इज द लेंथीएस्ट और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट फीचर इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन constitute India to a sovereign state, socialist, secular, democratic republic. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो constitute India into a sovereign state, socialist, secular, democratic republic. It provides for the establishment of a democratic form of government in the country. Justice, liberty, equality, and fraternity are essential characteristics of democracy, and these are declared in the preamble of the Constitution. In a democracy, our government derives its authority from the will of the people, we for the people. Our rulers are elected representative of the people and responsible to the people of the country. तो हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें हमारे जो रूलर्स हैं, जो हमारी कंट्री के जो लोग चलाते हैं कंट्री को, वो हम ही लोग इलेक्ट करते हैं. दे आर इलेक्टेड representatives of the people, and वो हमारी तरफ उनकी responsibility है, they are answerable to us. So this is one more feature of the constitution. Now what is sovereignty of peoples? The preamble of the Indian constitution is started with the wording we the people of India. It declares that the people of India have adopted and given to themselves this constitution. यानी कि जो constitution है ये शुरू ही ऐसे होता है प्रीएम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये हम लोग हैं जो लिख रहे हैं इसको, ये हम अपने लिए लिख रहे हैं. दिस इज एप्लीकेबल ऑन अस, ये हमने अडॉप्ट किया है. सो दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ द सोवरेन राइट्स. दीज वर्डिंग्स वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक इट क्लियर दैट द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, बोथ इन द यूनियन एंड इन द स्टेट्स. चाहे वो यूनियन हो या वो स्टेट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, सारी रियल पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो अ salient feature of our constitution.
नेक्स्ट है वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, वहाँ से लिया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट है हमारी एट द सेंटर एज वेल एज द स्टेट लेवल्स. द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उनका रोल ज़्यादा नहीं होता. दे आर नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को हेड करते हैं, लेकिन दे डोंट हैव मच ऑफ पावर्स. बट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, दे आर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जैसे कि आज हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं. वो कुछ चेंजेस करना चाहें, दे कैन एग्जीक्यूट एंड यूज दोज पावर्स. द एग्जीक्यूटिव वेस्टेड विद रियल पावर इज मेड आंसरेबल टू लेजिस्लेटर. जो लेजिस्लेचर है उनको एग्जीक्यूटिव पावर को भी आंसर देना होता है. एंड द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो अल्टीमेटली जिनको हम इलेक्ट करते हैं उन्हीं के पास पावर आती हैं. दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स एंड they are elected by the people, and then the prime minister heads them and council of ministers को head करते हैं और they bring the changes. Next is fundamental rights, जिसके बारे में मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा. If you are interested, you can view that also later on. The Indian Constitution provides the fundamental rights for its citizens. कि उसके citizen के fundamental क्या अधिकार हैं, क्या rights हैं. Part 3 of the Indian Constitution secures to the people of India the fundamental, basic and natural rights. Basic, fundamental और natural rights declare करता है. These rights are necessary for the development of an individual's personality. The Constitution not only declares these fundamental rights, but it also provides a speedy remedy for the enforcement of these rights, and the remedy itself declared as the fundamental right. But these rights are not absolute rights, and they are restricted rights and can restricted and also taken away only when it is necessary in the public interest. तो ये जो rights हैं ये absolute rights नहीं है, ये restricted rights होते हैं और गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट में जब चाहे उनको वो ले सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जब दंगे फसाद हो जाते हैं या जैसे कि कोरोना हो जाता है, लॉकडाउन हो गया था, वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड. हमारा फंडामेंटल राइट है, वी आर फ्री. We cannot be enclosed inside a door or a room or a घर. But due to this lockdowns, we were not allowed. तो हमारे rights को restrict किया था. Next है fundamental duties. This is a new part which is added. So part 4 added by the 42nd amendment which lays down fundamental duties. हमारे जैसे अधिकार हैं वैसे हमारी ड्यूटीज भी हैं फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया. दीज ड्यूटीज सर्व एज रिमाइंडर फॉर एवरी सिटीजन दैट while the constitution specially confers on them certain fundamental right, it also requires them to observe certain basic duties and norms of democratic conduct and democratic behaviors. तो ये हमारे को बताता है अगर हमने आपको अधिकार दिए हैं तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी है. नेक्स्ट है Directive Principles of State Policy. Directive Principles of State Policy is contained in Part 4 of Indian Constitution. This part of the Indian Constitution sets out the aims and objectives to be taken by the state in the governance of the country. Although they are not justifiable in the courts of law, yet they are very important and fundamental in the governance of country. No government can ignore them. It has been declared a duty of the state to apply them while making laws. The idea of the welfare state can be achieved only by implementing the various directive principles contained. So, directive principles मतलब कि एक निर्देश है, ये डायरेक्शंस हैं कि आप कुछ भी करेंगे स्टेट पॉलिसी में आपको ये फॉलो करना है. उसके अंदर एम होता है कि आप कुछ भी करेंगे देशवासियों के भले के लिए करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. ये हालांकि लॉ में जस्टिफाइबल नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेलिएंट फीचर्स. नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी.
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड. Rigid constitution is one which requires a special procedure for amendment of its provisions. यानी कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जिसको चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े. बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको आराम से लेजिस्लेटिव प्रोसेस से अमेंड किया जा सके. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी प्रोसीजर as is followed for enacting ordinary laws, while the rest of the constitution is amended by a special, more difficult and technical procedure, which requires special majority in both the houses of the parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha दोनों, and the Indian constitution though written is sufficiently flexible. तो आपने देखा होगा हमारी कंट्री में अभी एक बिल पास हुआ है जिसमें कि जो एलजी है दिल्ली का, उसके पास पावर ज़्यादा चली गई हैं, तो ये अमेंड हो गया. सिमिलरली आपको पता होगा कुछ आर्टिकल्स है जैसे जम्मू कश्मीर का था, चेंज हो गया. सो वी आर रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इंडिपेंडेंट का मतलब किसी के भी दबाव के बिना, किसी के भी इन्फ्लुएंस के बिना हमारा जुडिशल सिस्टम है, हमारी कोर्ट्स हैं. आपको पता होगा कुछ भी होता है सब लोग सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है. सो दे आर इंडिपेंडेंट. सो एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी ज़रूरी है. The Indian Constitution provides for the setting up of an independent judiciary. The Constitution secures to the judges the tenure of service and they cannot be removed before the expiry of their tenure except by impeachment. तो अगर किसी जज का टेन्योर 5 साल है तो आप उसको 5 साल से पहले हटा नहीं सकते, कोई गवर्नमेंट हटा नहीं सकती. वो जो भी डिसीजन लेगा वो लेगा. अगर इम्पीचमेंट का केस ना हो तो उसको कोई नहीं हटा सकता. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. द कोर्ट्स आर वेस्टेड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड दे कैन एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर. एनी लॉ विच इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट दैट बिकम्स इनऑपरेटिव एंड वॉइड. अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो वो वॉइड हो जाता है, खारिज हो जाता है. इट्स ए इम्पॉर्टेंट power of judiciary. Next feature है secular state. In Indian constitution, no religion has been recognized as state's religion. तो हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर स्टेट है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, किसी को भी स्टेट का रिलीजन नहीं माना है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली. हम सब धर्म को समान मानते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. एंटी नेशनल एक्टिविटीज कैन नॉट बी परमिटेड इन द नेम ऑफ एनी रिलीजन. दिस फ्रीडम इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाइक अदर फ्रीडम्स. तो ये भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के कारण हो सकता है कि अगर आप किसी भी धर्म के ऊपर एक्टिविटी एंटी नेशनल नहीं परमिट कर सकते, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हम लगाते हैं. जैसे आपको पता ही होगा हिंदू और मुसलमान लोगों के बीच में जैसे अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वहाँ पे तोड़ दिया. अब वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, साथ में मॉस्क भी बन रहा है. तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट दीज आर मेकिंग इन वी आर इंश्योरिंग दैट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का किसी को अलग से कुछ बेनिफिट या फेवर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता. एडल्ट सफरेज. Article 326 of the Indian Constitution as amended by Constitution 61st Amendment Act 1989 secures to every citizen of India who has attained the age of 18 years the right of vote. Adult suffrage का मतलब होता है जो भी 18 साल का आदमी है उसको वोट राइट है, उसको वोट करने का. He or she is entitled to vote in parliamentary and state legislative assembly elections to elect representatives to the legislatures, both central as well as state. आप स्टेट के भी इलेक्शन में जा सकते हैं 18 साल से ऊपर हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी जा सकते हैं. There is no discrimination in the respect on the grounds of sex, caste,
प्रॉपर्टी, रिलीजन, मतलब किसी भी कारण अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, चाहे आप किसी भी सेक्स के हों, चाहे आपकी कोई भी जाति हो, चाहे आप गरीब हों, अमीर हों, किसी भी धर्म के हों, आपको कोई नहीं रोक सकता वोट करने से। सो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने करे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इंडियन सिटीजन होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड प्रोवाइड्स फॉर अ डुअल पॉलिटी, दैट इज यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट इट हैड ऑप्टेड फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया। तो आप अगर पंजाब जाएंगे तो भी आप भारत के नागरिक हैं, पंजाब के रहने वाले तो भी भारत के नागरिक हैं, दिल्ली में हैं तो भी आप भारत के नागरिक हैं। पंजाब में रह के आप पंजाब के नागरिक और देश के नागरिक में फ़र्क नहीं ला पाते। सारे लोग एक ही देश के नागरिक हैं, सिंगल सिटीजनशिप। देयर इज नो सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट्स। Every Indian citizen of India enjoys practically the same civil and political rights of citizenship, no matter in which state he resides. किसी भी स्टेट में रहे, सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स सेम हैं सबके। Citizenship Amendment Act 2003 has paved for conferring Indian citizenship not only upon the persons of Indian origin, but also for the citizen of certain other countries also. तो इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज़ को भी जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया था 2003 में, उसने रास्ते खोल दिए हैं कि वो भी अगर चाहें तो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, जो भी इसमें कंडीशंस हैं उनको फॉलो करके। तो स्टूडेंट्स, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप भूलेंगे नहीं और आपको गर्व होगा कि आप भारतवासी हैं जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करता है, और हमें गर्व है कि हम इन सब चीज़ को फॉलो भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा और मैं ऐसे आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाता रहूँगा जो आपकी पढ़ाई में, आपके डेवलपमेंट में हेल्प करते रहेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस and good luck in life. Enjoy, and once again the last screen for a review, आप सारे इसको पढ़ सकते हैं. Thank you and enjoy.